हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो है। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाइए। और एक क्वेश्चन है मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 4.0 की वैकेंसी आएगी या नहीं, या फिर ये सिर्फ हुआ है। मैं आपको सच बताऊँ, जब टीआरई 1.0 कंडक्ट हुआ था ना, तो 2.0 के लिए भी सब यही कह रहे थे कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, ये हुआ है। लेकिन 2.0 की वैकेंसी आई। फिर 3.0 के लिए भी सब यही कह रहे थे कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन 3.0 की वैकेंसी आई, और उसी तरह से अब सब 4.0 के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है ना, वो विधानसभा के चुनाव हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी ज़रूर आएगी। और अगर मान लीजिए आप ये सोच कर चले कि वैकेंसी नहीं आएगी और आप नहीं पढ़ाई करें और बाद में वैकेंसी रिलीज़ हो गई, तब सबसे ज़्यादा दुख आपको ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये बात मत सोचिए। अगर सरकार ने आश्वासन दिया है कि 1.6 लाख वैकेंसीज रिलीज़ की जाएंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और जहाँ तक लगता है मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांस है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी। अब आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि प्राइमरी के लिए स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो आज ना मैं 4 वीडियो स्ट्रैटेजी से लेकर आऊँगी। सबसे पहला मैं प्राइमरी के लिए आज लेकर आ रही हूँ, उसके बाद मैं 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए लाऊंगी, नेक्स्ट मैं 6 to 8 सोशल साइंस के लिए लाऊंगी, और उसके बाद 9-10 मैथ्स के लिए लाऊंगी। और ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम दिया था प्राइमरी के लिए, और उसमें मैंने 80 मार्क्स स्कोर किया था। फिर टीआरई 2.0 में मैंने एग्ज़ाम दिया मैथ्स एंड साइंस के लिए, जिसमें मैं सेलेक्टेड हो चुकी हूँ क्लास 6 to 8 के लिए। एंड क्लास 9th और 10th में मेरा सिलेक्शन हो गया था ड्यू टू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मुझे बहुत दूर मिला था सिवान, तो मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा टीआरई 3.0 मैंने फिर से दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा स्कूल ना बहुत ही ज़्यादा दूर है मेरे घर से, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं नज़दीक में पोस्टिंग मिल जाए। इसी वजह से मैंने टीआरई 3.0 का फॉर्म फिल किया था। उस समय कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं थी, उस समय हमें यही पता था कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो 3 साल के बाद होगा। तो इसी वजह से मैंने टीआरई 3.0 का फॉर्म फिल किया था, और अभी मैं उसमें अपीयर हुई हूँ। तो मैंने तीनों एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, किन किन रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था, और कुछ ऐसे जेन्युइन रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आप उनको फॉलो करके एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। और वो ऐसे रिसोर्सेज हैं कि अगर आप मान लीजिए उनसे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी और टीचर से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। तीसरी बात ये कि मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, किसी भी टीचर का नाम ले रही हूँ, किसी भी बुक का नाम ले रही हूँ, तो वो कहीं से भी पेड प्रमोशन का हिस्सा नहीं है। जिन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया है मैं आपको वो बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीपीएससी पीआरटी 4.0 की स्ट्रैटेजी। और अभी जो टीआरई 3.0 में प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को मैंने थोड़ा सा खंगाला है फ्रेंड्स, और उसमें से मैंने निकाला है कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो लगता है ज्योग्राफी के भी हैं, ईवीएस के भी हैं और साइंस के भी हैं। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस जो है वो तीनों सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से सबको डिवाइड किया है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था। ज्योग्राफी और ईवीएस से 30 से 32 क्वेश्चन, मैंने दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। हिस्ट्री से आपके 17 से 18 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 9 से 10 क्वेश्चन थे, मैथ से 14 से 17 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 12 से 14 क्वेश्चन थे, करंट से 10 क्वेश्चन थे, साइंस से 18 से 20, और बाकी जो बचते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन थे। आपको पता है टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हिस्ट्री से केवल मॉडर्न हिस्ट्री का आया था क्वेश्चन, केवल मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपका पार्ट होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। पॉलिटी से कोई भी आर्टिकल नहीं पूछा गया था कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, या फिर प्रधानमंत्री का कौन सा आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो पॉलिटी से आर्टिकल्स तो एकदम भी पूछे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। हाँ, इससे क्या पूछा गया था, इससे पूछा गया था संविधान संशोधन, अमेंडमेंट जो होता है वो पूछा गया था। इससे पूछा क्या गया था, संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन था संविधान संशोधन से। और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एक आपका इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था, आर्टिकल्स
पॉलिटी में रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी थे। करंट के क्वेश्चन जो थे वो आपके जो रिसेंट में जैसे इलेक्शन जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। फिर एक आया था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी को मिला है, ओपेनहाइमर उसका आंसर होता। तो करंट के क्वेश्चन भी लगभग ठीक ठाक थे। साइंस के क्वेश्चन 18 से 20 थे और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मिसलेनियस थे। सबसे पहले मैं साइंस का डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। इनफैक्ट देखिए साइंस के ना मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप साइंस एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि वाहन के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन है। ये क्लास 10th की किताब में आपको मिलेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक चैप्टर है क्लास 10th में, जहाँ की आपको ये मिल जाएगा। फिर है आपका कि गर्म खून का प्राणी कौन सा होता है, वो ये क्लास 6th की किताब में है। सूखी बर्फ कौन सी है, ये क्लास 9th की किताब में है। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको किस क्लास में मिलेंगे। और मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने 6 to लेकर 10th क्लास को बहुत सालों तक ट्यूशन पढ़ा है, तो मुझे कंटेंट ना उनका याद है, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस करी। जैसे एक क्वेश्चन आपका खाद्य श्रृंखला से आया था। अब फूड चेन है और खाद्य श्रृंखला के बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे लेकिन बहुत ईजी थे। और वो कहाँ, मतलब फूड चेन कौन सा क्लास में आप पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं। ठीक है, टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक चैप्टर है आपका क्लास 9th का, एनसीईआरटी में आप देखिएगा आपको उसमें ये मिल जाएगा। फिर आपका है कि फ्यूज भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से है, चैप्टर फिजिक्स का क्लास 9th में, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो साइंस के लिए मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ कहूँगी कि साइंस के लिए ना फ्रेंड्स आपको 6 से लेके 10 तक की, एससीईआरटी की बात नहीं कर रही हूँ, एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी। और इसमें भी आपको ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। आपको टाइम मिले तो आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी के क्वेश्चन कम पूछे गए थे, आसान भी पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ थे। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर आप उतना कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको किसी भी और मतलब बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने 10 तक पढ़ाई करी है तो मैं आपको बता रही हूँ क्लास 6 और 7th का फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। आपको मुश्किल होगी किस में, 8th 9th और 10th में। लेकिन ना अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे ऊपर ऊपर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एकदम डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा है सोनार पता है आपको, क्लास 9th में ना, क्लास 9th में क्लास 9th में एक चैप्टर है साउंड, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है सोनार से रिलेटेड। एक आपका ह्यूमन आई से क्वेश्चन है, वो क्लास 10th का चैप्टर है। तो अगर आप बढ़िया से एनसीईआरटी कर लेते हैं साइंस में तो ये आपके 18 से 20 नंबर आपके हाथ में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन उतने टफ थे नहीं मैं साइंस के कि आप उसको लगाना पाए। हो सकता है कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्वेश्चन थोड़े ईजी लग रहे होंगे, है ना, लेकिन अगर आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो आपको भी वो क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। अब क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना ईजी तो नहीं है, पढ़े कैसे, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। मैग्नेट ब्रेन से मैग्नेट ब्रेन से एक चैनल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बस सर्च कीजिए कि क्लास 6 का साइंस 1 शॉर्ट वीडियो देखिए कि एक ही वीडियो में क्लास 6 का पूरा साइंस कंप्लीट हो, एक ही वीडियो में क्लास 7 का पूरा साइंस पढ़ाया हुआ हो। तो ऐसे करके आप 1 शॉर्ट वीडियो देख के आप इसको 10 दिनों में आराम से कंप्लीट कर लेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। अगर आप 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे ना फ्रेंड्स तो आपका एनसीईआरटी बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप 1 शॉर्ट वीडियो के बाद ना मैं एकदम श्योर हूँ कि आप ये 18 से 20 सवाल आराम से लगा पाएंगे। ठीक, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ती हूँ। जैसे ये है आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने हैं, 17 से 18, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। हिस्ट्री में भी किससे पूछा गया क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से। अब आप सोचेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ले ले, ये कर ले। मैं आपको एक चैनल का नाम बताती हूँ, 1 शॉर्ट में 6 घंटे की वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको देख लीजिए, उससे वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद ना आपको किसी और टीचर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये है टारगेट विथ अंकित, ये है मतलब टीचर का नाम, मतलब उनके चैनल का नाम है टारगेट विद अंकित। उन्होंने 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ाया है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, 6 घंटे की वीडियो है फ्रेंड्स। आप उसको
3 से 4 बार देख लीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो को मैंने एंड में देखा था और भाई एक एक चीज़ को उन्होंने कवर किया एकदम बढ़िया से। तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस मैंने आपको बता दिया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे। एनसीईआरटी उठाइए, रीडिंग करना शुरू कीजिए। अगर एनसीईआरटी नहीं उठा पा रहे हैं कोई बात नहीं, वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, आपको कम से कम तो 1000 वीडियो मिल जाएंगे वन शॉट वीडियोस, क्लास 7th 8th 9th और 10th के, तो आप उनसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब मैं आती हूँ ज्योग्राफी प्लस ईवीएस कि ज्योग्राफी और ईवीएस कहाँ से करना है। तो एक मैं टीचर का नाम लिख रही हूँ, अंकेश सर। अंकेश सर, ये जो सर हैं इन्होंने ना फ्रेंड्स, ये ऑफिसर्स एकेडमी के टीचर हैं और इन्होंने ना ये क्या कहते हैं यूट्यूब पर एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी थी और इस बार ना मैंने ज्योग्राफी वहीं से पढ़ा था। लगभग 66 वीडियोस हैं और हर वीडियो में 20 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। एक दिन में ना आप 2 से 3 वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस क्योंकि 1-1 घंटे की होती है, आप उसको डबल स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक, और इनका पढ़ाने का तरीका उसमें यह था कि ये क्वेश्चन लाते थे और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है पॉइंट, उसको डिस्कस करते थे। एनसीईआरटी बुक की प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर आते थे और वहां से पढ़ाते थे कि देखिए एनसीईआरटी में ये बताया गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। उसके अलावा मैं एक और टीचर के नाम ले रही हूँ, डीके गुप्ता। डीके गुप्ता, इनका तरीका क्या है कि इन्होंने बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, टीचर एग्जाम, वो क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उससे 2 स्टेप आगे पढ़ाते हैं और 2 स्टेप पीछे पढ़ाते हैं। इनसे आप पढ़ लेंगे ना, आपको बहुत फायदा होगा। पत्र पत्रिकाएं मैंने इन्हीं से पढ़ी थी और एक क्वेश्चन भी आ गया था, वो अमृत बाजार पत्रिका वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 9th-10th में। तो ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनको ज़रूर से फॉलो कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते। ठीक है, अब मैं बात करूँगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए एक सर हैं, शंकर सर। शंकर सर, आप इनसे पढ़ लीजिए, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लास्ट में इन्होंने 2-3 मैराथन सेशन लिया था, मैंने वही किया था करंट अफेयर्स का और 2-3 क्वेश्चन मेरे सही भी हो गए। तो ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरा, आपको तो पता ही है कि जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी आप इनको फॉलो कर लीजिए। करंट के लिए ये काफ़ी है, मतलब एक टीचर काफ़ी है, आप इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, बस उतना ही कीजिए। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए कि पॉलिटी फॉर बिहार टीचर, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिटी में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो ये पॉलिटी का हो गया। और रही बात मैथ्स के लिए, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मैथ्स के लिए बताती हूँ कि आपको मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं उसके लिए बताऊंगी फ्रेंड्स जिनका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए जिनको ये भी नहीं पता है कि कोई वस्तु है उसको मैं 25% के लाभ पर बेच रही हूँ और उसका जो विक्रय मूल्य है वो 125 हो जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु है तो 25% का लाभ होता है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4 और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है 25। ठीक, अब बहुत लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, और ये क्या होता है, प्रॉफिट। 4 + 1 5, कितना हो जाएगा 25 गुना, मतलब सीपी कितना आ गया 100। तो अगर जिसको इस तरह का आता है, ये सारी चीज़ें शॉर्टकट मेथड समझ में आती हैं, तो उनको तो मैं ये कहूँगी कि आप जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आप उनको एक एक बार देख लीजिए और उसी तरह के 20-20 क्वेश्चन और बना लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था कि किसी वस्तु को 100 वस्तु को बेचते हैं तो कुछ समथिंग 20 या 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप और 20 क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आप और सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, मैथ्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन जिनको मतलब बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आता, उनको ये शॉर्टकट वाला मेथड या रेशियो मेथड समझ नहीं आता, उनको मैं ये कहूँगी कि आप बेसिक्स से ही एग्जाम में बनाइएगा एक्स लेकर, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड ये सारे सीखने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा। जैसे अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज को आपको 5-6 दिन देना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको 5-6 दिन, और हर चैप्टर से कम 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहूँगी कि
कि आप बेसिक से ही सवाल सॉल्व कीजिए, एक्स लेकर वाई लेकर आप ऐसे करके ही सवाल सॉल्व कीजिए, उसी में अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जब आप एक दो बार एक्स वाई लेकर बना लेंगे ना, तब फिर आप कोशिश कीजिएगा इन सब मेथड्स को समझने की। आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी रीजनिंग की। फ्रेंड्स, रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे एक मैंने देखा था रीजनिंग से, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट का था, डायरेक्शन का था। तो आप क्या कीजिए, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कि ये था कि ए बी के दाएं बैठता है, बी सी के बाएं बैठता है, इस तरह के क्वेश्चंस। और आपका डायरेक्शन से था कि 10 किलोमीटर नॉर्थ जाते हैं, उसके बाद बाएं मुड़ जाते हैं, दाएं मुड़ जाते हैं। आप कुछ मत करिए, सीधे टॉपिक सर्च कीजिए। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, आप बस लिखिए सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग प्री लेवल का आपको करना है, जो बैंकिंग में प्री लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप ना, बहुत इजी रहता है प्री वाला, तो आप ना उसको सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लीजिए, जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पर सर्च कीजिए। हर दिन 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का लगा लीजिए, डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन लगा लीजिए। फिर एक आपका ये भी आता है कि समर है, समर को ऐसे लिखा जाता है, समर को REMMUS लिखा जाता है। तो बाद में कोई दूसरा है जैसे रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस ना RRB क्लर्क प्री में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सर्च कर लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग फॉर RRB क्लर्क प्री, ठीक है। आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप वहां से हर दिन 10-10 क्वेश्चन लगा लीजिए, जितने भी टाइप का है रीजनिंग। मान लीजिए कि रीजनिंग से कितने क्वेश्चन है, 12 से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप हर तरह का क्वेश्चन का एक एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दिन आप कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, एक दिन ब्लड रिलेशन कर लीजिए, एक दिन आप रैंकिंग कर लीजिए, रैंकिंग से भी क्वेश्चन था, एक दिन आप सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, और एक दिन आप वो डायरेक्शन के क्वेश्चन कर लीजिए। और हर टाइप से अगर आप 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रीजनिंग में। रीजनिंग इतनी ईजी है। तो इस तरह से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, और उसी तरह से आपको मैथ्स की भी तैयारी करनी है कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह के 20 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लें। मैं चाहती तो मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन जरूर करा सकती थी फ्रेंड्स, लेकिन टाइम नहीं होता मेरे पास। मतलब मेरा पूरा टाइम जो है ना वो स्कूल में चला जाता है। अदरवाइज बहुत सारे टीचर्स करवाएंगे मैथ्स के क्वेश्चंस, आप उनसे देख लीजिएगा। तो ये तो हो गई कि सोर्सेस कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या फॉलो करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ना मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स 3 स्टेप जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और 100% उसमें अपना रिजल्ट भी दे सकते हैं। और इन्हीं 3 स्टेप्स को मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे सारे टीचर्स और यूट्यूब चैनल्स का नाम शेयर कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे स्टेप जिसको कि आपको फॉलो करना ही करना है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होंगे ना, वो आपको डराएंगे कि कट ऑफ हाई जा रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहा है, आपको और मेहनत करनी होगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। अगर मैंने जो सोर्सेस आपको बताए हैं आप वहाँ से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। दूसरी बात, जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। जैसे सबसे जिसमें पहला स्टेप जो है फ्रेंड्स वो है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे TRE 1 के क्वेश्चन, TRE 2.0 के क्वेश्चन, TRE 3.0 के क्वेश्चन। अब आपको GK GS है, क्योंकि प्राइमरी में GK GS का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप देखिए कि TRE 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइमरी में TRE 2.0 में कैसा पूछा गया था। TRE 1 में 6 to 8 में 40 मार्क्स में GK GS में क्या पूछा गया था, 9-10 में 40 मार्क्स में GK GS क्या क्या पूछा गया था, TRE 2 में 6 to 8 9-10 का GK GS। ऐसे करके आपको TRE 3 तक GK GS पूरा पढ़ना है बार बार। चाहे आज आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट डे हो, चाहे आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हो, सबसे पहले आपको यही करना है। क्योंकि जब आप ये कर लेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर जब अपना कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, देखो ये मेरे कंटेंट में भी आ रहा है, मतलब आप सही कंटेंट पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ पढ़ते हैं तो आपको कंटेंट पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा। किसी भी टीचर को फॉलो करने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा हुआ है। तो पहला का मतलब जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहला 1 सप्ताह आप रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मुंह पे एकदम रटा हुआ होना चाहिए, और इसमें आपको 1 वीक देना है, ठीक है, 1 हफ्ता 1 वीक देना है। और अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस आए थे सबको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक। दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर फ्री में पढ़ना है तो आप टारगेट विद अंकित से पढ़ लीजिए। तो मान लीजिए कि अंकित सर से आपने पढ़ा
इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो 6 घंटे की वीडियो है। 6 घंटे की वीडियो आपने देख ली, एक बार देखी, मैं आपको कहूँगी कि अगर आप देखते तो आप नोट्स ही बना लीजिए, ये सबसे अच्छा होगा। अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे उससे अच्छा है कि आप एक बार देखिए और नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। 6 घंटे की वीडियो है, नोट्स बनाकर वीडियो देखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स 3 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रही हूँ। तो आप इसमें 3 दिन अपना दे दीजिए कि ठीक है 3 दिन मुझे मॉडर्न हिस्ट्री को देना है, 6 घंटे की वीडियो को कंप्लीट करनी है विद नोट्स के साथ। अब चौथे दिन आप क्या करेंगे, चौथे दिन आपको उस नोट्स को याद करना है, ठीक है। एक एक वीक हर सब्जेक्ट को दीजिए। तो ये आपका 3 दिन आपने नोट्स बनाने में और वीडियो देखने में अपना इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट जो 3 डेज है उसमें आप अपने नोट्स को लर्न करेंगे। कैसे लर्न करना, पेज वाइज पेज, मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहला पन्ना में आंख बंद करें ना तो आपको याद होना चाहिए कि पहला पन्ना में ये लिखा था, उसके बाद ये टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक है, उसके बाद ये, ऐसे करके आपको इसको नेक्स्ट 3 डेज में लर्न करना है। नेक्स्ट 3 डेज में फ्रेंड्स आपको इसको लर्न करना है। और हमने यहीं पे मिस्टेक करते हैं, हम क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार हमसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हमसे तो ये भी नहीं बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इसीलिए पहले वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए 6 दिन तक। तो 6 दिन में आपका हिस्ट्री हो गया कंप्लीट। अब अगले दिन आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री तो आपने कंप्लीट कर लिया है, अब हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, अब आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करेंगे, वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से करना है। आप शशि शरण सर से करिए, दानिश सर से करिए, डीके गुप्ता सर से कीजिए, टीचिंग वाला से कीजिए, आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे हिस्ट्री के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तीसरा स्टेप है कि सॉल्व एमसीक्यू। और ये आपको कैसे करना है, हर दिन आपको एक वीडियो देखनी है, एवरी डे 1 वीडियो। हो सकता है कि उस वीडियो में 20 क्वेश्चन हो सकता है उस वीडियो में 50 क्वेश्चन हो, लेकिन कम से कम 1 घंटे की हर दिन ये वीडियो देखिए। आपको वीडियो देखते टाइम कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा भी लगेगा कि अरे ये तो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अपनी कॉपी लेकर बैठिए, तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत। और फिर देखिएगा 1 महीने में मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना जो कि आपको आता नहीं होगा, और एग्जाम में फिर आप सारे आंसर स्टिक कर पाएंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी 100%, भाई उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, और हिस्ट्री का जैसे मैंने बताया ना, इसी तरह से आपको बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करना है। तो अगर आप ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक वीक में आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एमसीक्यूज भी लगा रहे होंगे। और फिर TRE 4 जो है वो दिसंबर से पहले तो होने नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको अपना टारगेट ये लेकर चलना है, जैसे अभी जुलाई है तो जुलाई तो खत्म होने वाला है, तो आपके पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4 महीने का टाइम है आपके पास। तो आप ये रखिए कि अक्टूबर तक में ये 1 वीक वाला जो है ना, ऐसे ऐसे करके आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो आपका 6 दिन हो गया, ये इधर आपका 7 दिन, आपके 13 दिन इधर ही निकल गए। जो आपका 14वां दिन है, 14th डे है, उस दिन मान लीजिए कि आप स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आप किससे पढ़ रहे हैं, अंकेश सर से। मैंने आपको बताया अंकेश सर का नाम। तो आप ज्योग्राफी के अंकेश सर के वीडियोस देखिए, 66 वीडियोस हैं, आप 2-2 वीडियो हर दिन देख लीजिए, 3-3 वीडियो। बाद में 20 वीडियो या 30 वीडियो के बाद में आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड हो जाएगा ना। मैंने 30 वीडियो ही देखी, उसके आगे मतलब रेपिटेटिव होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको उतना देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आप इसको क्या कीजिए कि टारगेट बनाइए कि 7 दिन में कंप्लीट करना है। अब 66 वीडियोज है, आप कितने वीडियोज देखेंगे आप अपना समझ के, मतलब अपने हिसाब से आप इसका भी रूटीन बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF बना लीजिए, उसको बार बार रिविजन कीजिए। फिर मान लीजिए ज्योग्राफी में आपने 10 दिन लगा दिया या 15 दिन लगा दीजिए, मैं इतना ही मान लीजिए कि 15 दिन लगा दिया, ठीक। लेकिन 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, आपको 15 दिन तक तो आप इसकी एक वीडियो देख रहे थे, 15 दिन के बाद आपको इसकी भी एक वीडियो स्टार्ट कर देनी है देखनी। फिर आप देखिएगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तब तक आपका आ जाएगा अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। फिर सितंबर में आप स्टार्ट कीजिए साइंस। उसके बाद फिर आपका जो भी पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए तो आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही करना है। तो इस स्टेप को फॉलो करके धीरे धीरे करके आप अपने सारे सब्जेक्ट को टारगेट रखिए कि अक्टूबर एंड तक कंप्लीट कर लेना है, और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपने पढ़ा था उसको रिविजन करते जाइए। मतलब आपको मल्टीपल रिविजन नवंबर में करना है, और फिर आप दिसंबर में एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, ये आपको कम से कम अक्टूबर तक खत्म कर लेना है, अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और नवंबर में आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन, और दिसंबर में आप एग्जाम के लिए हो जाएंगे रेडी।
एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मैंने टीआरई 1 के लिए ऐसे ही की थी तैयारी। तो आई होप मुझे जितना पता था फ्रेंड, जो भी चीज़ मैंने फॉलो करी है, सब कुछ आपको एज इट इज़ बता दिया है। इतनी सच्चाई से ना कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रही हूँ। सब आपको भटकाएंगे, मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो। कोई आपको सही से नहीं बताएगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कहाँ से आया था, कहाँ से पढ़े। ठीक है, इसके आगे मैं भी और भी स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगी 6 to 8, 9, 10 के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आज संडे इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।